हाय दोस्तों, मैं विक्टर आप लोगों का वीकेजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन ये है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो दोस्तों, ये जो युद्ध लड़ा गया था ये तो यहाँ क्लियर है कि रावी नदी। इस क्वेश्चन में दो आपको हिडन क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। पहला ये है कि रावी नदी को परुसली नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, परुसली नदी के नाम से जाना जाता है। पहले जाना जाता था, अभी वर्तमान में इसको रावी नदी के नाम से जाना जाता है। और दूसरा ये कि भरतों के राजा जिनका नाम सुदास है। ठीक है, सूरदास मत कह दीजिएगा। ठीक है, सुदास ये हैं जिन्होंने 10 राजाओं का एक संघ था, उनके साथ युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध को इन्होंने ये लड़े थे, इवन जीते भी थे। ठीक है, और जो अदर साइड में जो 10 राजाओं का जो संघ था ना, ठीक है, उसमें 5 लघु जनजातियों का भी समूह था और कुछ आर्यों का समूह था, जैसे अनु, दु, यदु, पुरु नहीं, शायद पुरु नाम है उनका, और तुर्वसु। वैसे इनकी जरूरत नहीं है, बस एक बात ये क्लियर है कि जो दूसरे साइड हैं उनके जो पुरोहित थे वो विश्वामित्र जी थे। ठीक है, तो एक यहाँ पे भरतों के राजा सुदास, परुसली नदी और विश्वामित्र जी जो अदर साइड 10 राजाओं के जो संघ था उसके पुरोहित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि बोगज कोई का महत्व किस लिए है। वो इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, देखिए बोगज कोई जो है ना उसको एशिया माइनर कहा जाता है। ठीक है, एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है। और 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं यहाँ से। ठीक है, जिसमें कुछ राजाओं के नाम दिए हुए हैं और कुछ आर्यों के नाम दिए हुए हैं। खैर इतनी की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझिए, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा चीज़ें हिडन नहीं है। बस इतना समझिए कि बोगस कोई का महत्व किस लिए है। तो वो इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ था उसमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे ये है कि कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है। ठीक है, देखिए इसमें कई वर्ड आप लोगों को कई बार आ जाते होंगे। ठीक है, तो आप एक लोगों का नाम MS वर्ड यहाँ मैंने ये मेरे ख्याल से मेरे जो स्टाफ है उन्होंने इसकी गलती कर दी है। चूँकि कोरोना का समय इसलिए ज़्यादा बोला भी नहीं जा सकता सभी लोग अपनी हिसाब से काफ़ी काम कर रहे हैं। इसमें जो संबंधित हैं वो हैं RD बनर्जी, KN दीक्षित और दयाराम साहनी। ठीक है, और देखिए एक्चुअली हुआ ये था, मैं आपको इसके पीछे का एक छोटा सा एक वो बताता हूँ, बहुत जल्दी खत्म करता हूँ। 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। ठीक है, वर्ष 1921 में दयाराम साहनी जी ने इन्होंने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। और 1922 में क्या हुआ, मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम राखलदास बनर्जी जी ने की, मतलब RD बनर्जी ने। यहाँ तो 21 था, यहाँ पे 21 है। 1921 में और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। ठीक है, और 1926-27 और 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स, ये जहाँ मेरे ख्याल से यही MS वर्ड लिखा गया है गलती से, तो माधव स्वरूप वत्स जो है हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं जो इसमें जानने लायक हो, तो इतना ही, ये बहुत करते हैं इसको। KN दीक्षित के बारे में अगर आप ये कहेंगे तो जैसे KN दीक्षित का नाम मैंने इसमें डाल दिया है, तो KN दीक्षित का नाम या अर्नेस्ट मैके हैं, ऑरल स्टेन हैं, ए घोष हैं, JP जोशी जी हैं। ये सभी लोगों की खोज, सभ्यता की खोज में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो मैं बस ऐसे एक लोगों का नाम एक्स्ट्रा ऐड कर दिया हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस हड़प्पा स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ। ये हुआ बनावली से, और कई लोग इसको ना बनवाली भी बोलते हैं, कई जगह आपको ये बनवाली भी मिलेगा लिखा हुआ। ठीक है, ये जो बनवाली या बनावली जो भी है ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। ठीक है,
यहाँ से ही टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा का बंदरगाह स्थित है। देखिए हड़प्पा का बंदरगाह तो ऑब्वियस सी बात लोथल में है, तो लोथल में है। और लोथल के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जो हमारे जो देश का जो नक्शा है ऐसे करके जाता है, तो यहाँ पे जो गुजरात का जो सीन है यहीं पे है, इस जगह पे है, ठीक है। ऐसे हो जाता है, तो यहाँ पे ही लोथल है, ये पूरा गुजरात है, तो गुजरात में ही ये है। और गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ ताकि उसके पीछे का भी रहे। गुजरात के अहमदाबाद, जो लोग MBA किए कर रहे होंगे या जिनका ड्रीम कॉलेज होगा उनको पता है कि अहमदाबाद IIM अहमदाबाद है वहाँ पे, ठीक है। गुजरात के आणंद ज़िले में एक इरमा कॉलेज है, वो भी बहुत अच्छा है वैसे, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। तो गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी है, ठीक है। भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है, क्या लोथल। ये हड़प्पा कालीन समय में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह में था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि सिंधु घाटी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो भाई सिंधु घाटी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि वो पक्की ईंट से बनी थी, ठीक है। अब पक्की ईंट से जो बनी थी ना, तो ईंटों को जोड़ा जाता था, तो वो जोड़ा जाता था जिप्सम प्लस मोर्टार, ठीक है। जिप्सम और मोर्टार के थ्रू इसको जोड़ा जाता था। वहीं पे विशाल स्नानागार और अन्नागार भी हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि सिंधु घाटी में सबसे बड़ा वाला जो मतलब कौन सी ऐसी चीज़ पाई गई है जो कि बनाई गई थी, तो वो अन्नागार है, जहाँ पे वो लोग अपनी ग्रेनरीज मतलब अनाजों को रखते थे, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैं जो एक फास्ट रिवीजन वाली वो एक सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ, 1 मिनट या आधा मिनट का या कुछ सेकंड्स का भी कई बार होता है, या 1 मिनट 5 सेकंड मैक्सिमम, मुझे लगता है 1 से 1.5 मिनट का होगा एक वीडियो। तो आप लोग उसको एक बार चला के ना जल्दी से देख लिया करिए। 10 मिनट में 1 से 1.5 क्वेश्चन का कलेक्शन मिल जाता है, वो काफ़ी आप लोगों को अच्छा लगेगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है। तो देखिए सिंधु सभ्यता जो पड़ता है वो तो पड़ता है भाई आद्य ऐतिहासिक काल में, ठीक है। ये पड़ता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल में। अब एक्चुअली हुआ क्या था कि लेखन मतलब जो लिखने की जो हमारी जो कला है, जो हमारा आर्ट है, हमारे राइटिंग स्किल है, उसके पहले के समय को प्रागैतिहासिक कालखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। और भारतीय जो इतिहास है ना उसमें 2500 से 2500 BC से लेके 600 BC के बीच का जो कालखंड है ना उसको आद्य ऐतिहासिक माना जाता है। देखिए एक्चुअली हुआ ये था कि सैंधव सभ्यता या सिंधु सभ्यता जो थी उसमें उन लोगों को लिखने की कला का तो ज्ञान था, बट अभी तक मतलब वर्तमान कंडीशन तक में हम लोगों के पास जो पुरातत्वविद हैं उन लोगों के पास या ऐसे बंदे नहीं हैं हमारे पास जो उस टाइम जो लिखा गया था उसका वो पढ़ पाए। तो अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन हम नहीं पढ़ पाए तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई चीज़ नहीं है। तो मतलब ये है कि उस टाइम उन लोगों को लेखन कला का ज्ञान था, लेकिन वो बात अलग है कि हम लोग अभी इसको पढ़ नहीं पाए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ये हुआ था लाल रंग का हुआ था, ठीक है। एक्चुअली हुआ था कि सबसे पहले क्या हुआ था कि हड़प्पा सभ्यता में ना पैर से चलने वाले चाक होते थे, जो मिट्टी के कुम्हार वगैरह जो बनाते हैं, आप ध्यान दिए होंगे वो लोग हाथ से बनाते हैं। अब तो आप जाएंगे तो मशीन से, अगर आपके अगल बगल दिखता होगा या कई लोग ऐसे जो महानगरों में रहते होंगे उनको तो मुश्किल है, लेकिन जो गांव साइड रहते होंगे उनको पता होगा कि मिट्टी का बनाने वाला चाक कैसा होता है। तो अब तो मशीन से बनता है, पहले क्या होता था वो पैर से चलता था। उसके बाद धीमे धीमे क्या हुआ कि जब हड़प्पा का मैच्योरिटी आनी स्टार्ट हुई तो वो लोग हाथ से चलाना उस चाक को स्टार्ट कर दिए। अब होता था कि उस टाइम जो बर्तन बनते थे वो 2 तरह के होते थे। एक बर्तन ऐसे होते थे, मतलब अगर आप इसको हम ऐसे कह दें, एक बर्तन ऐसे बना दे रहे हैं बस ऐसे ही, ठीक है। एक बर्तन तो ये हो गया जिसमें आपको डिज़ाइन मिल गई, ठीक है। ये हमने 2 बर्तन बना दिए। एक बर्तन वो होगी जिसमें डिज़ाइन मिल गई हमें, ये देखिए डिज़ाइन हो गई, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कलाकृतियाँ दिखाते थे, बट फिर भी मिट्टी के घड़े वगैरह पे कलाकृतियाँ थोड़ी मोटी डिज़ाइन मिल जाती थी। और एक वो होगी भाई जो बिना डिज़ाइन वाली है। तो बिना डिज़ाइन वाले को ना ध्यान देते हैं आप, इस तरह
अब देखिए इसी के आगे आप इसको मिला देंगे ना, तो ये जो बनाए हम, ये जो कलाकृति बनाए, इसको मृदभांड बोलते हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली मृदभांड में आपको बनाना मैं इसलिए एक तरह से बना दिया हूँ क्योंकि ये पाया भी गया था। तो अब कुछ ऐसे मृदभांड ऐसे होते थे जो कि चित्रित होते थे, जिसमें थोड़ी कलाकारी की जाती थी, और इसको बनाने के लिए जो मिट्टी होता था ना, उसमें थोड़ा सा रेत मिला दिया जाता था। अब रेत को मिलाने के बाद मिट्टी को तो पता है कि मिट्टी के बर्तन को पहले आपको क्या होगा, पकाना होगा। तो जब उसको पकाएंगे तो रेत जो है हल्का सा भूरे लाल रंग का रंग ले लेता था, ठीक है। वो उसके बाद होने के बाद उसके ऊपर फिर लाल रंग से और अच्छे से पुताई कर दी जाती थी, और फिर मोर्टार या काले रंग से किसी भी तरीके से उस पर हल्की हल्की चित्रकारी कर दी जाती थी, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो मिट्टी के बर्तन जो मिलते थे वो सामान्यतः लाल रंग से होते थे। आइए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कैल्कोलिथिक युग को और क्या कहा जाता है। देखिए, जैसे हमने बताया कि रावी नदी को परसुड़ी नदी भी कहा जाता था पहले, वैसे ही कैल्कोलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग भी कहा जाता है, ठीक है। ताम्रपाषाण युग मतलब वो ताम्रपाषाण युग मतलब आप बात से ही लग रहा है कि तांबा, ठीक है। तो वो जगह जहाँ पे कि तांबे के औजारों के साथ साथ वो संस्कृति होगी, जब ताम्र भी है, तांबा है, पाषाण है, पत्थर भी है, तो वो संस्कृति जहाँ पे तांबे के औजार और साथ में पत्थर के औजार दोनों का उपकरण मिल रहा हूँ, वो ताम्रपाषाण युग कहा जाएगा। और इस तरह की संस्कृति जो होगी उसको ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जाएगा, ठीक है। बहुत इंजॉय करके अगर आप पढ़ेंगे और मेरी वीडियोस को अगर आप, मैं जिस तरह से देखिए बता रहा हूँ उस तरह से अगर आप देखेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ये तो हुआ है, देखिए एकदम क्लियर है, मेहरगढ़, ठीक है। लेकिन दोस्त अभी 2018 में जब बीपीएससी के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा था, मतलब जो 64वां बीपीएससी हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा, तो आंसर तो दे दिया कि भाई ठीक है चलो मेहरगढ़ सही भी माना गया। लेकिन अब उसके बाद से आप लोगों को मैं एक चीज़ थोड़ा सा अपडेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, बहुत हल्का सा है। देखिए एक्चुअली हुआ ये था ना कि पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक समय तो मेहरगढ़ माना गया प्रारंभिक स्थल, ठीक है। पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम या सबसे पहला स्थल जो है मेहरगढ़ को माना गया, जो कि मिलता है 7000 से लेके 5500 BC, ठीक है, के बीच में मानव बसे थे और वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिली थी। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 8500 भी मानते हैं, उसको छोड़ दीजिए, जो मानते हैं वो छोड़ दीजिए। लेकिन अभी जो नया जो खोज हुआ है, उस नए खोज में अपना यूपी है, उत्तर प्रदेश, यूपी में एक संत कबीर नगर जिला है, संत कबीर नगर जिला, ठीक है। इसमें एक जगह है लहुरा देव, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसका नाम, ठीक है, लहुरा देव। इस लहुरा देव में आपको यहाँ पे ऐसे साक्ष्य मिल जाएंगे जो कि एक तरह से आपको ये बता देंगे कि 7000 से 9000 BC, ठीक है, के बीच के आपको निश्चित वो तौर पे वो मिल जाएगा। और चावल के साक्ष्य कुछ ऐसे मिलेंगे जो आपको करीब 6400 BC के होंगे, ठीक है। कार्बन पद्धति या जैसे भी आप कह लीजिए, जैसे भी वो लोग पता करते हों, ठीक है। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि 6400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से अगर आप नवीन खोजों के पहले की बात करेंगे तो भाई ठीक है, कृषि साक्ष्य के लिए वो प्राचीनतम स्थान मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। अब यहाँ पे 7000 से 5500 ईसा पूर्व के गेहूँ के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन और चावल की अगर बात करेंगे, ठीक है, अगर आप हम यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे हमने आपको चावल बताया संत कबीर नगर के लहुरा जिले में, लेकिन अगर आप इसके पहले जो मान्यता थी उसमें चावल के लिए बोला जाता था तो वो आता था कोल्डी हवा में, मतलब प्रयागराज अपने इलाहाबाद में बेलन नदी के तट पर, वहाँ पे कोल्डी हवा में माना जाता था, जहाँ पे 6500 ईसा पूर्व में चावल की भूसी के साक्ष्य मिले थे। लेकिन अब क्या है, अब 6400 ईसा पूर्व में चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो अब आपका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ की जगह। अगर आपके क्वेश्चन के आंसर मतलब ऑप्शन में है संत कबीर नगर, तो एकदम आराम से संत कबीर नगर, लहुरा देव, यूपी कुछ भी बता दीजिएगा, वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, बहुत ही जल्दी हम लोगों का ये इस बार का हमारा वो खत्म हो गया।